सबसे पहले हम कर रहे हैं रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो कल जैसे मैंने क्लासरूम में ये करवाया सीबीएसई बैच में, तो मेरे को क्या फीडबैक था, बच्चे कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं। देखिए ये बनाना है, अगर इसे आप डार्क बनाते हैं तो डार्क बनाने के केस में आपको यहाँ पी लिखना है, अदरवाइज आप इसे डॉटेड बना सकते हैं। दिस इज ए यहां से आर डिस्टेंस के ऊपर आपको पॉइंट चूज करना है। दिस चार्ज इज माइनस क्यू, दिस चार्ज इज प्लस क्यू। मतलब आई एम गिविंग टोटल एम्फेसिस ऑन दिस डायग्राम, बिकॉज अगर डायग्राम सही होगा तो नीचे जो लिखने वाली चीज है वो अपने आप सही हो जाएगी। सो ये डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन सो दैट जो भी टीचर चेक कर रहे हैं देखते ही लगे कि हाँ इसको आता है। नेगेटिव क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्ट होगी। सो दिस इज, अब इस लाइन को आप डार्क नहीं बना सकते, ये ध्यान, दिस हैज टू बी डॉटेड। और पॉजिटिव की फील्ड अभी होती है, अभी इनकी नेमिंग करनी है, ध्यान देना। नेमिंग करते कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको उठा के यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद फिर जब कंपोनेंट रिजॉल्व करना होता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्टली यहाँ पे लिखो कि ये E1 है और ये E2 है। When you consider these angles to be theta each, उसके corresponding ये दोनों एंगल्स थीटा बन जाते हैं। फिर आप कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, E2 के लिए इधर आ जाएगा E2 sin थीटा, और इधर आ देखें E2 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। मोरओवर क्योंकि नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू पी कैप डिफाइन होता है, तो आप चाहे तो ऐसे करके पी कैप लिख सकते हैं। आपको क्लैरिटी रहेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू इट। अब यहाँ पे एरो जरूर लगाएं दैट यू आर शोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, दिस इज इलेक्ट्रिक, ये कर रहा है। तो अगर ये डायग्राम इतना साफ सुथरा अच्छा नहीं बन रहा तो उसके बाद मतलब लिखने का कोई फायदा, इट शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, अभी ओरली देखते हैं। नाउ वी कैन सी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम आउट टू बी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। साथ में आप क्या मेंशन करेंगे, द कंपोनेंट्स E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर इक्वल ऑपोजिट, सो दे कैंसिल हो। तो जो ये बन गया ये रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू P। कर लोगे आगे तो दिस इज a 2 r square plus h। सो ये मुझे आपको समझाना था कि अभी से इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो फिर एग्जाम में दिक्कत। चलो अपनी असाइनमेंट शुरू करो। फाइन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 5। An electric field required to keep a water drop of mass m just to remain suspended when charged with an electron, with one electron. Suspended का मतलब होता है कि अगर इसे मैं ड्रॉप कंसीडर कर रहा हूँ तो this drop which has got some weight does not fall down, it stays at its own position, means it remains suspended. तो वैसा कब हो पाएगा, जब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगी। So mg is downwards, another force which can be electric only has to be upwards. तो आप ये बता सकते हैं अगर इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स। This drop has got one electron on it. To have this force upwards, should electric field be downwards or upwards? Should be downwards, because positive charge experiences force in the direction of electric field, negative opposite. So कनिष्ठा फिर देखना, इस ड्रॉप के पास मास m है और चार्ज माइनस e है, it should remain suspended, that means net force should become zero. mg should get balanced by qe, where q is numerically equal to e. बस mg is equal to e और वहां से आप आसानी से सॉल्व। क्या क्लियर है सबको? ठीक है, अब मैं इसमें एक चीज ऐड ऑन करता हूं जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। सॉरी, आपने mg और e को इक्वेट कर देना है। क्या पूछ है आपसे, क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, बस आंसर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू mg बाय e। नाउ लिसन केयरफुली, ये तो बहुत ही सिंपल पार्ट था इसका। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सपेंशन करें तो क्या आता है,
they will provide you radius of the drop, density of the drop, मैं D लिख radius and density, and then ask to attempt this question. तो आप समझे इक्वेशन तो यही बननी है, mg is equal to E into E, but मास क्या बनेगा 4/3 pi r cube, volume into density. So that's something extra, that's 4/3 pi r cube into density into G becomes equal to E into E. That's it. कर सकते हैं सभी, हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट देखिए, 6th question. A charged oil drop is suspended in uniform field of 3 into 10 power 4 so that it neither falls nor rises. तो इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। The charge of the drop will be, take the mass this much mg. तो किया आपने क्या 6th क्वेश्चन, अगेन mg is equal to qe करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन्ड है, मैं फिर भी फॉर्मूला लिखता जाता हूं, अगर इसका कोई भी डाउट है तो साथ साथ कंप्लीट करें। एंड इफ यू डोंट रिमेंबर, मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको बोला था जितनी भी असाइनमेंट्स है आपको इसके पीछे प्लेन शीट्स लगानी है और वो स्टेपल करनी है, राइट? तो जो भी आप घर पे ट्राई आउट करते हैं क्वेश्चंस, आई सजेस्ट कि प्लेन शीट्स के ऊपर करें। सो फॉर दिस क्वेश्चन अगेन mg is equal to qe, चार्ज ऑयल ड्रॉप। आपने किसी ने मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट सुना है? सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अंदर चार्ज ऑयल ड्रॉप कंसीडर की गई थी, तो mg is equal to qe, उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करें। So find electric field is given to be 3 into 10 square 4. यहाँ पे आपको वोल्ट पर मीटर दिखाई दे रहा है, so no need to get confused. न्यूटन पर कूलम भी इसकी यूनिट होती है और वोल्ट पर मीटर भी होती है। वो जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तो आपको करना होगा। The charge on the drop will be, आपको Q फाइंड आउट करना है, so Q becomes equal to mg by E. So this is E into mg लिखना है मुझे। मास कितना प्रोवाइड है 9.9 10 का -15 और G 10 प्रोवाइड है, ठीक है ना? Q is equal to mg by E, so this should go in denominator 3 into 10 का। आई होप आपका आंसर आ गया होगा इसका। चलिए 7th क्वेश्चन। The point charges Q and -2Q are placed at some distance apart. So Q and -2Q, suppose ये दो चार्जेस है बस। If the electric field at the location of Q is E, Q की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो ये किसकी वजह से है? -2Q की वजह से, राइट? क्योंकि Q की अपनी पोजीशन पे तो फील्ड नॉट डिफाइंड रही, so this is purely because of -2Q. Now electric field at the location of -2Q will be, यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? E डैश, ये सॉल्व करें। तो भाई सीधी बात है, 2Q की इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो Q की कितनी होगी? हाँ, मतलब साइन के ऑपोजिट जाएगा जाएगा, हाफ हो जाएगी, so that should be minus of E by 2. Got it? Because they have mentioned the sign as well, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। सही हो रहा है, मैं फिर क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुनना। -2Q की यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, एग्री करते हैं, और +Q की यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सेम डायरेक्शन होगी, तो माइनस साइन क्यों आएगा? माइनस साइन नहीं आना चाहिए, फोर्स थोड़ी ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसी डायरेक्शन, एंड शुड बी E by 2। तो देखें कोई ऑप्शन है, तो माइनस साइन हटा दो, माइनस साइन हटा दो, बिल्कुल। होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। फिर एक बार देख लीजिए, दो चार्जेस हैं Q और -2Q। -2Q की वजह से Q की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, बिकॉज़ दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्स है, वो E लिख दिया आपने। बट दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होनी चाहिए? आउटवर्ड्स। क्या दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, इसीलिए माइनस साइन नहीं आएगा, सो आंसर शुड बी E by 2। तो ए ऑप्शन है +E by 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी, इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनमें से क्या हो सकता है? तो फंडा क्या है, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है? पढ़ा है आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के? नहीं पढ़ा? रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ी है, उसी को तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। सो रिलेटिव परमिटिविटी क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिनिमम कितना हो सकता है? 1।
वैक्यूम के लिए याद करो, वाटर के लिए 81 होता है, कंडक्टर्स के लिए इनफाइनाइट होता है, आया ध्यान? सो द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैन नॉट बी लेस देन 1. सो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, एक ऑप्शन नेगेटिव है, पॉसिबल नहीं है, 0 पॉसिबल नहीं है, 0.5 भी पॉसिबल नहीं है. सो द पॉसिबल ऑप्शन इज 5 only. सो आंसर आ गया डी, दैट इज 5. Yes, exactly. For insulators, it has to be greater than 1. Ninth question. 2-point charges repel each other with a force of 100 Newton. One of the charges is increased by 10% and the other is reduced by 10%. The new force of repulsion at the same distance would be. आप में से किस-किसने सॉल्व किया? हो गया सॉल्व? बहुत बढ़िया. Let's see. Ninth question. There are 2-point charges which repel each other with 100. 100 is equal to K Q1 Q2. क्या इक्वल चार्जेस लिखा हुआ है क्या? 2-point charges repel each other with a force 100 Newton. One of the charges is increased by 10%, other reduced by 10%. मेरे ख्याल तो कहीं आप तो लाइक हो सकता है ना, इक्वल तो नहीं है ना. Got it? Charges repel कर रहे हैं, that's okay. Both have same nature, but it's nowhere written कि आप उसको क्यों consider करें. So 100 is K Q1 Q1 R square. Now they say, what will be the new force if one of them is increased by 10%? यानी 1.1 बना दिया, and other one is reduced by 10%, 0.9 बना दिया by R square. So F becomes equal to 1.1 into 0.9. कितना हो गया? 0.99 times K Q1 Q2 by R square. Now this thing is given to the 100. So F becomes equal to 0.99 into 100. That is 99 Newton. That should get us the answer. अब समझना ध्यान से, जो चीज मैंने एज्यूम करी कि आपको पता होगा, अगर किसी भी चीज को 10% बढ़ा दे तो वो 1.1 टाइम्स बना. अगर आप में से किसी को ये चीज नहीं क्लियर हो, देखिए ध्यान से, अगर मैं x को 10% बढ़ाता हूं तो बन जाएगा x plus 10% of x 0.1 x. That's 1.1 x. अगर कोई चीज 20% बढ़ा दी है तो 1.2 टाइम्स. 20% कम हो गई है तो 0.8 हो जाएगी. 10% कम हुई तो 0.9. क्लियर है? तो डायरेक्टली यूज कर पाएंगे. सो Q1 Q2 को नाश कर, नो डाउट अगर आपने Q1 Q2 को 50 कंसीडर किया तो भी आपका आंसर आना चाहिए. So next, hope is done. So let's move on to question number 10 now. 10th question. It says 3 charges plus Q1 plus Q2 and small q are placed on a straight line such that small q is somewhere in between these two charges. Okay. If the system of charges is in equilibrium, what should be the magnitude and sign of the charge? कर चुके हैं ऐसा? ध्यान है आपको? So let me repeat. अच्छा ये बता दें, आप में से किसी का डाउट है? आपने सॉल्व किया? हो गया? हो गया सॉल्व खुशी? आपका पुष्पांजलि? ओके, आप में से किसी का डाउट है? देख सॉल्व किया आपने? ट्राई किया था? आपने देखा मैंने आप चारों से पूछना, समझ गए ना? मैं भी समझ गया. तो प्लीज डोंट टेक इट गारंटेड कि आपको कंपटीशन पढ़ाएंगे. ये बात समझ लें. आप काम करके आओगे तो पढ़ाया जाएगा नहीं कुछ भी. तो आपकी वजह से जब सारे बच्चों ने क्वेश्चन ट्राई किया है और उनका सॉल्व हो गया और आपने ट्राई ही नहीं किया तो मैं आपके लिए क्यों करूंगा? अच्छा किया आपने ट्राई, वेरी गुड. दिखा सकते हो? ठीक है, आगे से काम करना. मैंने फिर बोला आप सभी को, अगर आप घर पे क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं तो वो पेजेस इसके साथ रखें. ठीक है? I also want to have faith on you, but I have more faith on the other, right? 10th question. आप बताइए. 3 equal charges plus Q1 and plus Q2 और इनके बीच में कहीं पे रखना है. तो आपको बताना है कि Q कितना होना चाहिए ताकि सिस्टम का इक्विलिब्रियम आ जाए. तो अगर ये टोटल डिस्टेंस R है तो आप ऐसे x कंसीडर करते हैं. क्या आप समझ पाए थे कि ये क्वेश्चन?
तो अब इसमें क्यू फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करते हैं, इसका एक्स फाइंड करने के लिए क्यू का इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं और फिर उसके बाद किसी एक चार्ज का Q1 या Q2 का इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पहले एक्स निकाल लें। तो देखिए Q के ऊपर आप फोर्सेस कंसीडर करते हैं, तो K स्मॉल q into Q1 डिवाइड बाय x स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू, आप बोल सकते हैं अब इसके ऊपर इसकी वजह से K Q Q2 बाय R माइनस x होल स्क्वायर। होप आप लोगों को भी ये क्लियर है और कुछ लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा। कैन यू रेज हैंड, किस किसने ट्राई किया था ये क्वेश्चन? बाकी तब तक देखते जाएं। आपको स्मॉल q का इक्विलिब्रियम देखना, तो Q1 की वजह से भी और Q2 की वजह से भी फोर्सेस इक्वल हो जानी चाहिए। ठीक है, सो K gets cancelled, small q gets cancelled, but I get is Q1 by x square is equal to this। अब क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करेंगे। आप एक काम कीजिए, r minus x square into Q1 becomes equal to x square into Q2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दो, r minus x under root of Q1 becomes equal to x under root of Q2। x फाइंड करना है, उधर पॉजिटिव है, इसको भी उधर लिखना है। इट बिकम्स r अंडर रूट ऑफ q1 इज इक्वल टू x इनटू अंडर रूट ऑफ q1 प्लस अंडर रूट ऑफ q2। तो x आपको मिल गया r अंडर रूट ऑफ q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ q1 प्लस अंडर रूट ऑफ। अगर आपको ध्यान हो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको याद है किसी को? अगर मैं q1 से डिस्टेंस देखता हूं तो r अपॉन 1 प्लस रूट q2 बाई q1, देखिए वो आया कि नहीं आया? x इज इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट q1, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस रूट q2 बाई q1। सो अगर आपको चीजें रिवाइज की तो कभी भी आप इसे सॉल्व ना करते, आप डायरेक्टली यूज करें x इज इक्वल टू r अपॉन 1 प्लस रूट q2 बाई q2। आफ्टर गेटिंग दैट नाउ यू सॉल्व फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ q1। ठीक है, समझ आपको? ठीक है, तो मैं छोड़ देता हूं इस क्वेश्चन को यहाँ पे। इसके बाद आपको पता है क्या करना है, Q1 का इक्विलिब्रियम देखना है, तो Q की फोर्स और Q2 की फोर्स को इक्वेट करना है, दैट्स योर गिवन आंसर। एंड वी आर वेरी मच श्योर कि चार्जेस के साइन ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव होने चाहिए। तो अगर ये भी पॉजिटिव है, ये ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 11। और चलिए, आप में से किसी ने असाइनमेंट की थी या नहीं की थी, मुझे एक काम चाहिए। आज हो गया फ्राइडे, मंडे को आपने जहां भी जिन भी पेजेस पे काम किया, चाहे कांटे मुकोड़े मारे, जो मर्जी किया है, वो पेजेस इस असाइनमेंट के पीछे लगे होंगे। आगे बात समझ सबको? 11th क्वेश्चन, it says an isolated charge q1 of mass m is suspended freely by a thread of length l, another charge q2 is brought near it। भाई q2 को पास लाओगे तो उसको रिपेल करेगा। when q1 is in equilibrium, tension in the thread will be। हाँ देखते हैं, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, दूसरा चार्ज पहले ऐसे सीधा था, लेकिन इसकी वजह से रिपेल होगा। रिपेल होने से ऐसे है, अगर ऐसे गया तो इधर टेंशन है और इधर mg। अगर इसे इक्विलिब्रियम में रहना है तो टेंशन के एक कंपोनेंट को mg को बैलेंस करना, दैट मींस टेंशन शुड बी ग्रेटर देन mg। आप जानते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कभी भी वेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैं डायग्राम कंप्लीट बनाता हूं। ये t है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, सपोज ये एंगल थीटा है, फिर इट विल बी t cos थीटा। तो आपको समझना है कि t cos थीटा ने mg को बैलेंस करना, so that purpose t has to be greater than mg, greater than mg। पर इसमें एक चीज लिखी है, अरे एक मिनट रुको, इसमें साफ साफ लिखा है r, ये वाला डिस्टेंस मच मच ग्रेटर देन l। अगर ये चार्ज बहुत ही ज्यादा दूर है तो इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल आएगा तो मैं मान सकता हूँ कि थीटा भी नेग्लिजिबल होगा। थीटा नेग्लिजिबल होगा तो cos ऑफ नेग्लिजिबल एंगल इज 1, तो t इज अप्रोक्सीमेट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के टाइम रिकॉर्डिंग ऑफ रह गई भाई, तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं ताकि सभी लोग ट्राई कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। ऐसे याद करो, अगर एक चार्ज को R1 पे रखा जाए,
दिस इज Q, और इसकी वजह से R2 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो अब उसके लिए वेक्टर फॉर्म में क्या एक्सप्रेशन होगी, आई बात समझ में? R, ये R1 बन गया Q का पोजीशन वेक्टर, R2 बन गया उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ द चार्ज, लेट अस सॉल्व इट और राइट इट फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो माइनस डाल देंगे बीच। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, देखिए इट विल बी K Q, याद करो एक बार F12 क्या होगा, F12 में आता था R1 माइनस R2, आया ध्यान आपको? तो मान लो इसके ऊपर फोर्स निकालोगे तो 2 है ना, 1 तो ये होता था, ये 2 है, तो F21 में क्या आता, R2 माइनस R, या आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैं डायरेक्शन इधर दिखा रखी है, तो R2 माइनस R, तो बस इतनी सी बात है, R2 माइनस डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ R2 माइनस R1, ठीक है? आप में से कोई ऐसा किसने ये पोजीशन वेक्टर ना कर रखा हो, इज एनीवन? ठीक है, अगर सबने किया हुआ तो माय डियर डू दिस नाउ। मैंने आपको समझाया कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से आ रही है तो वो आउटवर्ड होती है, आउटवर्ड मतलब R2 माइनस R1 आ जाए। तो देखें E इज इक्वल टू KQ into R2 minus R1 upon R2 minus R1 मॉडुलस Q। तो डू दिस क्वेश्चन फॉर मी। तब तक मैं क्या करता हूँ, पिछले क्वेश्चन की एक बार का सॉल्यूशन दोबारा लिख देता हूँ, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे उनके काम आएगा। So I'm doing 14th question again। हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है जो कि हाफ m t स्क्वायर होता है, हाफ m एज इट इज। v कैसे निकले, हमें t टाइम के बाद वेलोसिटी निकालनी है। हम जानते हैं v जो होता है वो u प्लस at होता है। इनिशियल स्पीड 0, रिलीज किया गया, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, फोर्स होती है QE अपॉन m। तो इजी टू अंडरस्टैंड, QE बाय m इनटू t। इसे उठा के पुट करता हूं तो v स्क्वायर यानी q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, एक m यहां से कैंसिल। तो इससे समझ में आया कि जो काइनेटिक एनर्जी है इज प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर अपॉन m। तो अब आप लिख सकते हैं k1 बाय k2 इज इक्वल टू q1 बाय q2 डायरेक्टली स्क्वायर इनटू ठीक है। चार्जेस इक्वल बताए गए क्वेश्चन के अंदर, तो ये दोनों 1 बन जाते हैं। m2 is 2 times m1, so आंसर कब तक 2। so this was for question number 14 जिसकी रिकॉर्डिंग पहले नहीं हो पाई। तो अब ये बताएं जरा, सॉल्व हो गया क्वेश्चन कंप्लीट? मैं भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूं। It says Q is 100 microcoulomb. इसका पोजीशन वेक्टर यानी R1 is 3 I cap plus 4 J cap meter, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है R2 that's given to be 9 I cap plus 12 J cap meter. So what is the problem in this? Just put the values here. 9 into 10 power 9, चार्ज कितना 100 माइक्रो यानी 10 पावर माइनस 4 रह गया। माइक्रो 10 पावर माइनस 6 होता है, साथ में 100 है तो 10 पावर माइनस 4 रह गया। R2 माइनस R1 यही देख लेते हैं, R2 माइनस R, this minus this 6 I cap plus 8 J cap मीटर। तो 6 I cap plus 8 J cap डिवाइडेड बाय इसकी मैग्नीट्यूड 10 आ जाएगी, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज 10, 10 का क्यूब डालना है तो 10 क्यूब is this and the data is given in SI units, so not a problem। बस ये सॉल्व करना है, क्या देखो आंसर मैच कर दो। यूनिट से मत घबराओ, वोल्ट पर मीटर इज सेम एज न्यूटन पर कूलम। एक्चुअली इनको जो आंसर चाहिए वो स्केलर फॉर्म में चाहिए, तो आपको इसे स्केलर में कन्वर्ट करना है, दैट्स द ओनली थिंग। तो स्केलर में करना तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 10 है, बस आपको 10 डालना है, यहां से स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 9 into 10 to the power, ये 9 है, इधर -4 है और इधर 2 बचेगा तो -2। 9 - 6 is 3,
So 9000 should be the answer. बस यही आंसर आ जाएगा. ओके ठीक है. तो यहाँ पे मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूंगा, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको स्पीड बढ़ानी है. स्पीड तब बढ़ेगी जब हर चीज को आप कंपल्सरीली लिखेंगे. आप ये देखेंगे इसे सॉल्व किया, चलो ये आ गया, अब यहाँ पर चीज की मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप अलग से सॉल्व करके लिखोगे. आपको बताओ 10 आएगी तो उठा के सीधा यहाँ पे 10 का 2 कर, आगे समझ बात. 10 पर 2 कर दिया और उठा के 9000 इज दी. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16th question. It says an oil drop carrying 6 electronic charges and having a mass of this falls with some terminal velocity in a medium. आप सब जानते हो terminal velocity क्या होती है? Constant velocity है ना, maximum possible constant velocity of fluid के अंदर करते हैं. इसका सीधा मतलब है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी है. What magnitude of vertical electric field is required to make the drop move upward with the same speed as it was formerly moving downwards? ये truly competitive question है, ध्यान से पढ़ें, सॉल्व करें. पढ़े ध्यान से. पहले ड्रॉप नीचे की तरफ गिर रही थी इसी वेलोसिटी से, अब चाहते हैं कि उसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ. तो क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की जरूरत है? ड्रॉप के ऊपर ऑब्वियसली mg तो नीचे लगी, साथ में ऊपर की तरफ कोई फोर्स कर. ठीक है ना. अब ड्रॉप के ऊपर आप चाहे तो दो फोर्सेस कंसीडर करें. एक तो बॉयंसी, जी अच्छा इसने लिखा है, बहुत बढ़िया. तो अगर दो फोर्सेस कंसीडर करनी होती तो बॉयंसी करता प्लस स्टोक्स फोर्स, याद है 6 पाई एटा आरवी. तो अभी लिखना नहीं है, बस उसको एफ करके कंसीडर. As the question says, ignore buoyancy, but we must know इस ड्रॉप के ऊपर नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा, ऊपर की तरफ buoyancy भी लगेगी और स्टोक्स फोर्स भी लगेगी. तो अभी के लिए buoyancy छोड़ देते हैं. तो दो फोर्सेस थे, इन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा था. यानी कि जो F है वो कितनी थी, mg के इक्वल थी, और ये नीचे की तरफ एक कांस्टेंट स्पीड से आ रहा था. अब हम चाहते हैं कि ये ऊपर की तरफ कांस्टेंट स्पीड से जाए, तो ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगेगी QE. समझ रहे हैं? लेकिन mg तो नीचे लगेगा. अब ये क्लैरिटी चाहिए कि जो ये वाली फोर्स थी, ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट लगती है. अगर आप पानी में हाथ नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो फोर्स ऊपर लगेगी, हाथ ऊपर लेके आएंगे तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगी. बिकॉज़ दिस इज नॉट buoyancy, दिस इज बिकॉज़ ऑफ विस्कोसिटी. तो अब ये वाली फोर्स इधर, क्या क्लियर हुआ आप लोगों को? सो मुझे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है ताकि ऊपर उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा सके. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है तो भैया फिर से फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए. यानी कि नाउ QE must be equal to mg plus F, but F is itself equal to mg. यानी कि QE should be equal to 2mg and E should be equal to 2mg by Q. आई होप आपको क्वेश्चन करने मजा आया होगा. क्या चेंज किया हम लोगों ने? पहले mg F को बैलेंस कर रही थी, अब अगर ऊपर जाएगी तो F ही नीचे लगने लगेगा, तो QE दोनों को मिलके बैलेंस कर दे. प्लीज कंप्लीट करें इस क्वेश्चन को. 17 मेरे ख्याल से छोड़ना पड़ेगा. क्या किसने ट्राई, इसका आंसर नहीं आता. करें शाबाश, कंप्लीट करें. It's important for you to, आप लिखते नहीं सिर्फ सुनते जाएंगे. It's important for you to understand कि क्या चेंज हुआ. जब ये ऊपर की तरफ जाने लगी तो वो फोर्स नीचे लगी, और उस फोर्स की वैल्यू फर्स्ट सिचुएशन से mg के इक्वल ही आ रही, इसलिए QE बन गया 2mg. ठीक है. लेट्स नाउ, आप देख पा रहे हैं हर क्वेश्चन में अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया तो क्वेश्चन आपका समझ में आ गया. राइट. 17th क्वेश्चन,
अब इसमें एक छोटा सा गैप छोड़ा हुआ है, रिंग ऑफ चार्ज विद रेडियस 0.5 मीटर हैज, ये जो लेंथ है 0.0025 मीटर गैप, the ring carries a total charge of plus 31 coulomb, electric field in the center will be, देखो एक बात तो आप समझते हो, ध्यान देना प्लीज, अगर ये रिंग कंप्लीट होता तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, 0 होती, तो इस गैप वाले पार्ट को अगर मैं हिला के रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, यानी कि सिर्फ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी है जितनी सारे रिंग की मिला के, बाकी सारे रिंग की मिला के, यानी कि इस बाकी सारे रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में उतनी ही है जितनी इस एलिमेंट की। तो बस जो इलेक्ट्रिक फील्ड आनी है वो किस फॉर्मूले से आनी है, K dq इसका चार्ज अपॉन r स्क्वायर। इतना सबको क्लियर है? अगर इसका बताता हूं, अगर हम कंप्लीट रिंग कंसीडर करते, कंप्लीट रिंग, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती, क्योंकि डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल करते जाते हैं। गॉट दैट? अभी ये जो एलिमेंट हटाया गया है, इसकी वजह से क्या हुआ कि बाकी सभी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल एंड ऑपोजिट बनी। उसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूं आपको, देखो जितना ये गैप है ना, इतना ही गैप यहाँ पे कंसीडर, ठीक है, उतना ही गैप, गैप नहीं मतलब उतना लेंथ कंसीडर। अब इससे और इसे छोड़ दो, क्या ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल ऑपोजिट होगी? एग्जैक्टली। तो आप ये समझ सकते हैं, इतना ही गैप, आप इतना ही बड़ा एलिमेंट आप यहां कंसीडर करें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ही आंसर है। सो दैट इज व्हाट आई हैव डन, k dq by r स्क्वायर, क्योंकि ये एलिमेंट होता तो इसकी फील्ड को कैंसिल कर देता, ये नहीं है तो सिर्फ इस एलिमेंट की फील्ड प्रेजेंट। अब तो समझ आ गया? सो इट विल बी, कनिष्का को क्लियर हो गया, k dq by r स्क्वायर। सो हाउ टू फाइंड इट नाउ, k की वैल्यू कितनी है, 9 into 10 power 9, and think of dq, 31 कूलम पूरे रिंग के ऊपर है। अब ये लेंथ तो बहुत ही छोटी सी है यार, नेगलेक्ट कर लेते हैं। 31 कूलम, एक्चुअली इसमें ना यही कुछ गड़बड़ है, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है, आंसर मैच नहीं कर पाएगा, बट जैसे भी करना है हम कंप्लीट करते हैं। 31 कितनी लेंथ पे है, 2 पाई, पूरे रिंग पे है ना, तो 31 इज ऑन 2 पाई आर, और ये लेंथ कितनी है, 0.002 पाई। So charge per unit length multiplied by length, उससे इसका चार्ज मिलता है। किस लिए? dq का मतलब है इसका चार्ज, आप इसे क्यों लिखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, dq का मतलब है छोटे एलिमेंट का चार्ज, dq डिफरेंशिएशन नहीं है, dq by dt वो डिफरेंशिएशन, कोई बात, ठीक है। अब r स्क्वायर, रेडियस कितनी है 0.5 का स्क्वायर बन जाएगा 0.25, इससे आपका सॉल्यूशन। तो आप प्लीज कर लेना, मैच करे ना करे आप लिख के रख लें। तो आपको ये फंडामेंटल एक बार रिवाइज हो गया, मैंने पहले भी करवाया था। अगर यहाँ से आपने गैप क्रिएट किया तो इस गैप की फील्ड इस पूरे की फील्ड के इक्वल एंड ऑपोजिट, उसका मैंने एक और तरीका आपको सिखा दिया कि ऐसा ही एक एलिमेंट यहाँ पे अगर चूज कर लिया जाए तो सिर्फ इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, बाकी सब तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स से कैंसिल कर दी है। अब जिन्होंने 11th में ज्यादा काम नहीं किया तो उनको ये बात थोड़ा ध्यान से समझनी पड़ती है कि 31 कूलम कहां पर है, पूरे सर्कल के ऊपर, यानी 31 अपॉन 2 पाई आर, दैट्स चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, और उसको फिर लेंथ से ले दे, ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, look at 18th question. It says ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m and it has a charge -2 and there is an electric field E rightwards. तो ये पूछता है if horizontal electric field is switched on, जब इसे ऑन करेंगे then the maximum compression of the spring is, spring maximum कितना कंप्रेस करेगी। तो यहाँ पे मुझे +1 के फंडामेंटल डिस्कस करने पड़ेंगे साथ साथ, तो नो वरीज, आप पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट K है,
उसके साथ एक ब्लॉक जिसका मास m है अटैच पड़ा हुआ है आराम से, उसके ऊपर चार्ज माइनस q है, और आपने अब सडनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई कर दी, तो हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, so it's going to experience a force in the backward direction that would produce some compression in this, so we have to talk about that compression. ठीक है, देखते हैं। आप लोग सोच के मुझे बताइए, जो ये मैक्सिमम कंप्रेशन की पोजीशन पे पहुंचेगा तो क्या वो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, या इक्विलिब्रियम को क्रॉस करके और आगे चला जाएगा? इसका अंडरस्टैंडिंग वाइज एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। वर्टिकल लेते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है, इसमें क्यू लग रहा है, उसमें एमजी लग रहा है। अगर आप एक ब्लॉक कंसीडर करते हैं और उस ब्लॉक को आराम आराम से जाने देते हैं, आराम आराम से, तो वो अपनी मीन पोजीशन पे जाके रुक जाएगा, राइट? और अगर आप उसे एकदम से छोड़ देते हैं तो वो नीचे तक जाएगा, फिर झूलेगा, ऐसे कर करके अल्टीमेटली फिर उस बीच वाली पोजीशन पे ही सेटल। आगे बात समझ में आपको? सो यहां भी समझना, एकदम से फोर्स लगी तो मतलब एक झटके वाली फोर्स आती है, जब एकदम से झटका लगता है, इक्विलिब्रियम ना हो, तो ये और आगे तक जाता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात समझना, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, मीन पोजीशन होती है, वहां पे हम बैलेंस करते हैं फोर्सेस को, और जब एक्सट्रीम तक जाना होता है तो वहां पे यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। तो लिखे प्लीज, स्टार मार्क करके लिख दीजिए, लिखे कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी और वर्क डन, concept of energy or work done is used for extreme position, is used for extreme position, whereas concept of equilibrium of forces, concept of equilibrium of forces is used for mean position, for mean position। ठीक है, देखिए प्लीज फिर एक बार, अगर हमें मीन पोजीशन ही डिस्कस करनी हो तो वहां पे फोर्सेस को बैलेंस करते हैं क्योंकि वो इक्विलिब्रियम होता है, और जब एक्सट्रीम तक जाने की बात होती है तो वहां पे क्या यूज करना है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ये दिमाग में बिठाओ, वेदर यू आर डूइंग द क्वेश्चन ऑफ 11th और 12th स्टैंडर्ड। अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है, 0। जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन शो कर चुका होगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 0, फिर से 0। भाई मैक्सिमम कंप्रेशन होके रुकेगा ना वहां पे, तभी तो डायरेक्शन रिवर्स करेगा। तो जहां से शुरू हुए वहां पे स्पीड कितनी, 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0। जहां पहुंच के रुक गए वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0। तो आपको याद है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। तो इस डिस्टेंस को आप xm लिख दीजिए, मैक्सिमम कंप्रेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक बैकवर्ड फोर्स लगी है व्हिच इज qt, ये शो करता हूं, लिखे प्लीज, maximum compression is xm and this force is q। आई होप मेरी जो एक्सट्रीम पोजीशन वाली बात है और इक्विलिब्रियम पोजीशन वाली बात है वो आपको समझ में। इक्विलिब्रियम होता है जहां पे नेट फोर्स 0 बन जाता है, इसे मीन पोजीशन है, और एक्सट्रीम वहां जाके आता है जहां पे वापस स्पीड 0 हो जाती है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है, इसलिए वहां पे एनर्जी को पास बनाया आपने। अब लिखिए टू फोर्सेस कौन कौन सी, QE एंड KX। टू फोर्सेस QE एंड स्प्रिंग के अंदर कौन सी लगती है, KX, एक्ट इन द सिस्टम, एक्ट इन द सिस्टम। ठीक है, अब लिख दीजिए यूजिंग
वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन is equal to change in kinetic energy. Using work energy theorem, work done is equal to change in kinetic energy. अब जरा ध्यान से देखना, क्या QE कांस्टेंट है? यस नो की आवाज आनी चाहिए, देखो आपको कंफर्म होना चाहिए। QE कांस्टेंट है क्या? पुष्पांजलि जी क्या सोच रहे हो? Q चार्ज है, is that constant? Yes. Electric field E है, that's constant. So QE is constant. Come up with that confidence, right? So yes, QE is constant. एक कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालना हो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। तो भाई इसका वर्क डन हो गया QE इनटू xm, QE इनटू xm, दैट्स द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। नाउ जस्ट थिंक, जब ये कंप्रेशन हो रहा होगा तो स्प्रिंग फोर्स तो बाहर की तरफ लगेगी, इधर आ रहा है तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगी। स्प्रिंग फोर्स कंप्रेशन के ऑपोजिट लग रही है, यानी उसका वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव, नेगेटिव। अब याद करो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर है यार। स्प्रिंग के अंदर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर, वही तो होता है ना बस। स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट नहीं होती, के एक्स। कांस्टेंट फोर्स ना हो तो क्या करना पड़ता है? के एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन, के एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 2, आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बस इतनी सी बात याद करो, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल होती है, उसका वर्क डन जो निकालते हो इंटीग्रेशन से निकालते हो कितना आता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। कभी हाफ के एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, कभी हाफ के एक्स स्क्वायर नेगेटिव आएगा। इस सिचुएशन में वी कैन सी ये इधर जा रहा है पर स्प्रिंग फोर्स इधर लग रही है ऑपोजिट, तो इट शुड बी नेगेटिव। माइनस हाफ के xm square should be equal to 0. Why it is 0? Because change in kinetic energy is 0 initially and finally, both k was 0. तो निकालो ना फटाफट, आंसर बताओ, बताओ बताओ, शाबाश। करे शाबाश। हो गया आई थिंक। 0 है तो आप समझ सकते हैं हाफ के xm square will be equal to QE into xm. One xm is gone, so xm comes out to be twice of QE by k. That should be the answer. Maximum compression is 2 QE by k. ठीक है, सिया कुछ 2f by k याद है? f by k 2f by k अगर थोड़ा बहुत याद हो, मैंने स्प्रिंग सिस्टम में करना है। चलिए, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ क्या था, एंड सजेस्ट यू कि इसमें स्टार मार्क करके रख लें और आप दोबारा से जरूर करें इस क्वेश्चन। स्प्रिंग के साथ मास अटैच है जिसके पास चार्ज है, आपने एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की, उसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगी क्यू जो इसे कंप्रेस करने लगी। साइमल्टेनियसली स्प्रिंग फोर्स लगने लगी केएक्स जो उसे अपोज कर रही थी। अल्टीमेटली कहीं तक गया और फिर वहां से वापस आया, जहां तक गया वहां जाके वापस स्पीड 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। दोनों फोर्सेस का वर्क डन शुड बी इक्वल टू 0 टोटल सम। सो QE into xm क्यों लिख पाया? बिकॉज़ QE इज अ कांस्टेंट फोर्स, kx इज अ वेरिएबल फोर्स, उसका वर्क डन हाफ के x माइनस हाफ के x। याद रखना वैसे जनरल कि स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कभी निकालना हो तो हाफ के x स्क्वायर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, यहां पे ऑपोजिट प्लेस में नेगेटिव। दैट गिव्स द आंसर एज 2 QE by, ठीक है। अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन में कुछ और भी करवाता हूँ, लिखिए जरा, लिखिए। नाउ कैलकुलेट compression for mean position. Now calculate compression for mean position. तो बस ये बात पता होनी चाहिए कि मीन पोजीशन वहां मिलती है जहां पे नेट फोर्स 0 हो जाती है। देखिए जरा कॉन्सेप्ट नेट फोर्स बिकम 0 at mean position. Net force becomes 0 at mean position. तो बस वही देखो ऐसा है, QE लगेगी इधर से KX लगेगी, तो QE becomes equal to KX,
अरे समझे, स्प्रिंग में तो एक ही फोर्स लग सकती है ना कि एक्स, तो मान लो एक्स नॉट लिख देते हैं, एक्स नॉट इज द कंप्रेशन फॉर मीन पोजीशन, तो उस समय लगने वाली स्प्रिंग फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर देते हैं। तो एक्स नॉट कितना अभी क्यू ई बाय क्यू बाय के। अच्छा क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि यहाँ पे ये ब्लॉक एसएचएम एग्जीक्यूट करे, ये अपने आप गया, कोई भी चीज मैक्सिमम तक जाते तो फिर वापस आई, फिर ऐसे से करके ये एसएचएम एग्जीक्यूट करे, ठीक है। अच्छा एसएचएम में आपको याद है मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन उनके बीच के डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं। मान लो इस क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली एम्पलीट्यूड पूछ जाए तो बन जाएगी xm माइनस x, लास्ट में लिख दीजिए, इट एग्जीक्यूट्स एसएचएम with amplitude xm minus x. It executes SHM with amplitude xm minus x. आया समझे ठीक से? चलो 19th question. It says an electron is taken from a point A to B along the path AB in a uniform electric field of intensity 10 unit. AB को इसने बताया 5 मीटर, BC is 3 मीटर. Then the amount of work done. Amount of work done. अरे वर्क डन होता क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। Fs cos थीटा होता है, Fs होता है। अरे वर्क डन F डॉट S होता है, F डॉट S का मतलब Fs cos थीटा नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसीलिए फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगी क्यों, और जाना इधर है A टू B, और ये लेंथ है 5 है, ये 3 है, तो इसलिए कितना हो जाएगा 4। मान लो ये एंगल है थीटा, अब तो कर सकते हो। ए से भी जाना है, डिस्प्लेसमेंट ए भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में, एंगल मिल गया आपको। तो वर्क डन इज इक्वल टू, इसमें क्यू कुछ गिवन है, इलेक्ट्रॉन है, ओके। याद रखना वर्क डन में ना चार्ज का साइन भी आता है, तो इसने E की फॉर्म में आंसर किया। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितनी है QE, Q कितना है माइनस E इंटू E, समझ सकते हैं, इंटू 5, हाँ मैं करूंगा 5 इंटू कॉस, लेकिन 5 cos थीटा इज 4, सो माइनस ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है 10 इंटू 4, सो आंसर आ गया माइनस 40 EV और उसकी फॉर्म वोल्टेज। EV stands for electron voltage. मैं दोबारा समझाता हूँ, इसके लिए आपको वर्क डन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वर्क डन क्या होता है, जब हम कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम सही नहीं बोलते। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द फोर्स। जिसका भी कॉन्सेप्ट पक्का नहीं था वो दोबारा ध्यान से याद करें। वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द फोर्स। तो भाई फोर्स बन गई क्यू और उसके पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कितनी, या फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, बात तो वही आ गई ना। तो इसलिए बिल्कुल सही तरीका होता है फोर्स इनटू पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, बट चार्ज नेगेटिव था तो माइनस है। आई होप आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10 to -19 जूल होते हैं, पता है आपको, केमिस्ट्री में यूज किया होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 10 to -19 जूल, तो वो बेसिकली E की वैल्यू होती है, 3 जूल में कन्वर्ट हो जाएगा हीरा। आप लोगों को क्लियर है आई होप, ठीक है चले लास्ट क्वेश्चन 20th, पढ़े ध्यान से पढ़िए 20th क्वेश्चन। Archisha, dear, if you feel any doubt
अगर आपको लगे क्लास में नहीं पूछ पा रहे हो तो वो चीज नोट डाउन करके रख लिया करो और मुझे फिर बाद में पूछो, अगर कभी भी लगता है तो। राइट, आई एम नॉट डाउटिंग यू, बट आई एम जस्ट टेलिंग, क्योंकि आपसे मेरा इंटरेक्शन काफी कम हुआ है ना। ठीक है, देखो हो गया नहीं। 20th क्वेश्चन कहता है, a point charge q1 is moved along a circular path of radius r in electric field of another charge q2 at the center. ऐसा है भाई, एक चार्ज q2 सेंटर पे है और q1 को मूव किया। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज q1 इन हाफ रेवोल्यूशंस, यहां से और आप यहां तक ले आए, वर्क डन कितना है। अब देखो दोनों क्वेश्चंस, ये पहले वाला भी ये वाला भी, वर्क डन के बेसिक कांसेप्ट के ऊपर है। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एक बार देखना जरा, क्या Q1 के ऊपर Q2 या तो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा? क्या वो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगी? क्या ये फोर्स सेंट्रीपिटल बन गई? सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन कितना होता है सर्कुलर पाथ? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा उसके परपेंडिकुलर है। देखिए, जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हर मोमेंट पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं सर्कुलर पाथ। The work done by this force comes out to be C. So work done is cos 90 is C. होप आपको क्लियर हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स का ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0, सिंपल है। क्यों? जब पार्टिकल मूव करेगा तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर। दैट इज ऑल। कुछ क्लियर? चलिए, आई थिंक वी डू हैव सम टाइम लेफ्ट विद अस। अब जो मैंने आपको कहा, ये असाइनमेंट, इससे पहले वाली असाइनमेंट पेजेस साथ में लगाओ। आपके पास सैटरडे संडे है जिसमें आपको 12th का काम और एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा, तो यहाँ तक का जो है पूरा फाइंड अप करो। मैं अभी भी जान रहा हूँ कि आप लोगों ने जितना मैंने कॉपी में काम कर रहा है वो सारा नहीं कर रहा। मंडे को जब क्लास में आएंगे तो मैं आपसे डिफरेंट डेरिवेशन करवा के देखूंगा, अलग अलग बैठा के। तो ये डराने के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि थोड़ा सा मोटिवेशन रहे कि हमें काम करके आना। ठीक है, तो 100% कंप्लीट कीजिए, और हो पाया तो मैं कोई असाइनमेंट भी आपको व्हाट्सएप कर, या जो यहाँ पे आएंगे उनको दे। ठीक है, एक बार क्विकली इस असाइनमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं गो थ्रू हो जाइए, फटाफट जल्दी करें। एक असाइनमेंट और भी है ना जो आपके पास बची हुई है, पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड की असाइनमेंट की। तो DPP2 का 10th क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आई वांट कि पूरा सॉल्यूशन आप खुद से करें। मैं रीड कर देता हूँ क्या था। It says 4 point charges each cluster fixed at the corners of a square of side A. अब कहने को तो वैसे बना सकते हैं स्क्वायर, और एक साइड कितनी है A। अब कह रहा है another charge Q naught is placed at a height h vertically above the center. सेंटर यहाँ आया, vertically above मतलब मुझे ऐसे करना, ठीक है, to be in horizontal plane। स्क्वायर का हॉरिजॉन्टल प्लेन में कंसीडर करना, तो मैं इसे ना रीड्रॉ करता हूं। ऐसे मान लीजिए ये स्क्वायर ऐसे बना, और बार स्क्वायर ऐसे इसका सेंटर है और सेंटर से h हाइट ऊपर, ये चार्ज q q q अब शायद दिखने में समझाने लगा हूं कि आप जिस रूम में है उसके फ्लोर पर स्क्वायर मान लो और उसके चारों चारों कॉर्नर्स के ऊपर q चार्ज रखो, और फिर बिल्कुल सेंटर से h हाइट छत की तरफ एक चार्ज q नॉट रखो, ये सिर्फ। और ये कह रहा है कि q नॉट के ऊपर बताओ कितनी फोर्स है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं हम ना, यहाँ से देखते हैं साइड से। अब मैं साइड व्यू बनाता हूँ। अगर मैं साइड व्यू बनाऊं यहाँ से एक चार्ज को देखते हुए, तो देखना इस चार्ज का सेंटर तक और ये लाइन, काइंडली पे अटेंशन, ये तो 90 डिग्री है ही हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल, ये एंगल 90 हो गया। अब ये डिस्टेंस है कितना, ये a है, तो सेंटर तक कितना होता है a/√2।
टोटल √2a होता है, लेकिन सेंटर तक a/√2। सो माय डियर, अगर मैं एक अकेले चार्ज की फोर्स निकालूं तो वो ऐसे आ जाएगी, इसकी फोर्स देखूंगा तो वो इधर आएगी, इसकी फोर्स भी किसी डायरेक्शन में, उसकी फोर्स भी किसी डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे पता है क्या समझते हैं, ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना प्लीज। अब जब एक अकेले चार्ज की फोर्स निकालेंगे, इधर आ गई, अगर दो ही चार्जेस की फोर्स होती तो यार हम F1² + F2² + 2F1F2 cos थीटा से सोच सकते थे, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व। तो जब अकेले चार्ज का इफेक्ट देख लो तभी रेजोल्यूशन समझ लेते हैं, क्लियर। अब यहां देखना, ये मान लो स्क्वायर है, ये सेंटर है और ये वो पॉइंट है, इस वाले चार्ज की फोर्स आ गई ऐसे, इस फोर्स को मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व कर सकता हूं। अब जो इसके बिल्कुल सामने वाला चार्ज है, इसकी फोर्स आ गई ऐसे, इसे भी मैं वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व कर सकता हूं। क्या आप ये समझ पा रहे हो कि दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, इसलिए उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे ही इसकी फोर्स इधर आएगी, उसका भी वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल, इसके सामने वाले की फोर्स ऐसे आएगी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, यानी सभी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो जाएंगे। यानी अगर मैं किसी एक का वर्टिकल निकालूं तो उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से, दैट विल बी माय आंसर। अब इतना काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, नहीं करवाना चाहता, आई वांट यू टू डू दिस, करेक्ट, फाइन। सो दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच इन्वॉल्व्स गुड इमेजिनेशन। थैंक यू वेरी मच।